नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये आप यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी के आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम अगर होने वाला है आगे, तो उसमें ये पूरी तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज का जो हमारा ये वीडियो है, यूपी जो स्पेशल है उसका जो स्टैटिक पोर्शन यूपीपी का पूरा यूपी का हम सारा इसमें कवर करेंगे। और आप चाहें यूपी पीसीएस में आप बैठें और आप लेखपाल में या फिर जो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है उसका एग्ज़ाम अगर आप दें उसमें बैठे, मतलब मेरे कहने का ये है कि आप किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं आपका उसमें और यूपी स्पेशल का सिलेबस उसमें है, तो अगर आप हमारा बस ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और ये मैं बिल्कुल अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। इस वीडियो को हमने अभी तक के सारे अपडेटेड हमने यहाँ पे पॉइंट बनाए हुए हैं, डाले हुए हैं, और ये आपका पूरा यूपी स्पेशल हम इसमें पूरा हम कवर करेंगे। इसमें यूपी का जितना भी आपका स्पेशल है सारा कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं यूपी का जो इतिहास है उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में आइए देखते हैं। चलिए, आप ये यूपी का मैप देख रहे होंगे, ठीक है। और हम यूपी के हम जो इतिहास है उसका हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका इतिहास कैसा रहा है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। देखिए, अगर हम बात करें तो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोसेस, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था या यूनाइटेड प्रोसेस के नाम से जाना जाता था, प्रोविंस के नाम से। तो ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ब्रिटिश काल के उस समय के जो बाद की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो उत्तर प्रदेश था उसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, जब तत्कालीन अंग्रेज़ों ने यूनाइटेड प्रोविंस को छोटा किया और इसके अंतर्गत लगभग वहाँ का जो भूभाग आता था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनाया। तो आपको मेन रूप से इसमें याद क्या रखना है, आपको मेन रूप से इसमें याद रखना है कि यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया। समझ रहे हैं, 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया। और अगर हम देखें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बना था। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फिर उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे। स्वतंत्र होने पर 1947 में बनारस, रामपुर, टेहरी गढ़वाल की रियासतें भी यूनाइटेड प्रोविंस में मिली थीं। ठीक है, मिला ली गई थी। और आपको ये भी ध्यान देना है कौन कौन सी रियासतें मिला ली गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बनारस, रामपुर और टेहरी गढ़वाल। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंस में मिला ली गई थी। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, अब तो अगर हम बात करें, अगर हम 24 जनवरी 1950 के पहले की बात करें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश के नाम से आज ये जाना जाता है हमारा राज्य, इसको संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश नाम संयुक्त प्रांत से कब किया गया, तो आपका जो आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आपसे यहीं से प्रश्न बनता है। अगर आप 2018 का जो यूपी का परीक्षा हुआ था उसका यूपी का स्पेशल जो हुआ था क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक बात, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। कि 9 नवंबर 2000 में इसी से उत्तराखंड नामक प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। एक फैक्ट ये है कि संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से कब जाना गया, तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर 2000 में अलग निर्माण हुआ था उत्तराखंड का। ठीक है, अगर हम उसकी राजधानी की बात करें, उत्तर प्रदेश की अपने राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। ठीक है, कहाँ इसकी राजधानी, लखनऊ है ना। और जिलों की बात करें तो जो जिलों की संख्या कितनी है, 75 यानी 75 है। और इसमें अगर हम देखें तो नवसृजित जिले की बात करें तो अमेठी, शामली, अमेठी, ये जो ज़िले हैं ये बनाए गए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आर्थिक संभाग की बात करें तो आर्थिक जो संभाग क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। मंडलों की संख्या देखें तो मंडल कितने हैं, 18 हैं। 9
नवनिर्मित मंडल अगर हम देखें तो अलीगढ़ है। कब बना था? 2008 में बना था। ग्राम पंचायत की संख्या की अगर हम बात करें तो जो ग्राम पंचायत है, अगर हम 2021 तक अगर हम अपडेटेड देखें तो 2021 तक 58,176, तो इतनी है जो आपका नंबर है आज तक, अभी तक 2021 तक ये ग्राम पंचायतों की संख्या है। अगर हम उत्तर प्रदेश की न्याय पंचायत संख्या की बात करें तो 8,135। देखिए आपको इसका डेटा जब आप कम से कम 2-3 बार हमारी वीडियो को आप अगर देखेंगे तो ये जो डेटा है एक बार आप देख भर लेंगे ना तो आपको पहचान में आ जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि इतना लंबा डेटा आपको याद होगा नहीं। तो बस आप इसको एक बार देख लीजिए और 2-3 बार देख लेंगे, फिर जब ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको पहचान में आ जाएगा। क्योंकि देखिए वहाँ पर आपके परीक्षा में आपको सारे, ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे आपको आंसर पता हों, ज़रूरी ये है कि आपके सामने जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जितने फैक्ट आए हुए हैं, गुजरे हुए हैं आपकी आंखों के सामने, आपने कितने सारे फैक्ट को गुजारा है, कितने सारे फैक्ट को आपने देखा है। फिर जब परीक्षा में आप बैठते हैं तो आपको बस वहाँ पर सही आंसर तक पहुँचना है आपको, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको अगर याद नहीं होते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप 2-3 बार ये हमारा वीडियो देख लेते हैं, बस आप इसको अपने सामने से गुजार लीजिए एक बार और आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगर हम और देखें आगे तो कुल विकास खंड की अगर हम बात करें तो जो विकास खंड है कितना 826 है, और कुल नगर पंचायत कितना है 2017 तक 439, कितना 439। कुल नगर पालिका परिषद देखिए 2017 तक 198। कुल नगर निगम कितने हैं 17 हैं, ठीक है। नवीनतम नगर निगम कौन सा है 2018 में शाहजहांपुर को बनाया गया था। चलिए आइए इसको फटाफट इसको हम रिवाइज करते हैं। कुल गांव की संख्या देखिए तो 10, 6, 77, 4 के नंबर में, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुल आबाद गांव की अगर हम बात करें तो 97814 है ना, इस नंबर को आप देख लीजिएगा। तहसीलों की संख्या कितनी है 351। विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है 55। और देखिए आप एग्जाम इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नंबरिंग करके पूछ लेते हैं कि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तहसीलों की संख्या कितनी है। तो आपको बस ये को सही नज़र से इसको आपको देख लेना है। चलिए उसके बाद विधानमंडल यहाँ का किस प्रकार का विधानमंडल उत्तर प्रदेश का, तो द्विसदनात्मक है, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 403 + 1, याद रखिएगा, यानी 404। अगर हम कुल की बात करेंगे तो 404 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर एंग्लो इंडियन को आप जोड़ते हैं तब आपका 404 होता है, नहीं तो 403। तो आपको ऐसे याद रखना है 403 + 1, समझ गए। एक कौन हो जाएंगे, वो एंग्लो इंडियन एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। हम विधान परिषद सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें तो 99 + 1, यानी एंग्लो इंडियन एक ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितना संख्या है 100 है। यानी विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है 100 है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, आपको ये जो विधानसभा से संबंधित जो हमने फैक्ट बताए हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसको आप मोस्टली आप, मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनल आपसे सजेशन, इसको आप देख लीजिएगा कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज है। कितनी सीटें हैं टोटल 12 है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है और कितने उसकी सीटों की संख्या है 12। ये नंबर भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती, यानी प्रत्येक में 2-2 सीटें हैं, समझ गए। सबसे ज़्यादा अगर हम सर्वाधिक अगर बात करें तो जो इसमें विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज है, जिसमें 12 सीटें हैं। और न्यूनतम विधानसभा सीटों की जो जिला है उसमें अगर बात करें तो चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती। क्या क्या है, फिर से रिवीजन करिए हमारे साथ, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, अब लोकसभा सदस्यों की संख्या बात करें तो कितना है 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें कितना है 31 है, ठीक है। उच्च न्यायालय अगर हम देखें तो कहाँ है, प्रयागराज में, और इसका जो खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में है। अब देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर हम देखें प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, ये आपको भी पता होगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जिलों वाला
प्रदेश भी है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। चलिए अब हम आगे हमने देखा जो भी उत्तर प्रदेश का इतिहास था उसके बारे में। अब हम यहाँ पे प्रदेश के चिन्ह और राजधानी की बात करेंगे, तो यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मिलने वाले हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए हमारा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे, मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इस एक ही वीडियो को देखते हैं ना तो आप UPSS या यूपी के आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें सारे फैक्ट को कवर किया है, यहाँ से फैक्ट छूटे नहीं हैं, है ना। और इसके साथ साथ ये हमारा स्टैटिक यूपी स्पेशल है, हम जो करंट का जो भी योजनाएं हैं और भी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जो IFSR जो वन रिपोर्ट वो भी हम ले आएंगे उत्तर प्रदेश का, सब कुछ ले आके आपको हम देंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए प्रदेश की राजधानी अगर हम देखें तो 1836 की अगर हम बात करें तो क्या थी, आगरा थी, ठीक है। उसके बाद हम 1921 से अगर देखें तो लखनऊ बनाई गई और ये पूर्ण रूप से नहीं थी, अभी आंशिक रूप से थी, है ना। उसके बाद हम देखें तो जो पूर्णतः जो राजधानी बनी थी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ये कब बनी थी, 1935 में। कब, 1935 में। आगे आए तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये हमने आगे देख लिया हुआ है पहले ही पेज पे, ठीक है। चलिए और राज्य के पुनर्गठन की हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का जो गठन था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन अब इसको नए तरीके से जो इसका पुनर्गठन हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1956। कितना, 1 नवंबर 1956, ठीक है। राजभाषा इसकी देखें तो हिंदी है और दूसरी जो राजभाषा कौन है, दूसरी राजभाषा उर्दू। इसको कब राजभाषा बनाया गया था उर्दू को दूसरी, 1989 में। कब, 1989। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन है, सारस या क्रांच है। राजकीय पेड़ अशोक। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसू कहते हैं। इसको कब बनाया गया था, इसको कब बनाया गया था, इसको अब देखेंगे तो जो राजकीय पुष्प है ये 4 जनवरी 2011 को बनाया गया था। कितना, 4 जनवरी 2011 को बनाया गया था, ठीक है। आगे आते हैं हम इसमें, अब आगे देखें तो राजकीय चिन्ह, अगर हम राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में देखेंगे 2 मछली, तीर कमान है और ये कब स्वीकार किया गया था, 1938 में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि इसे राजकीय चिन्ह से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है। जो उसका लोगो होता है उसमें देखते होंगे सर्कल में, और जो वो वृत्त होता है उसमें देखते होंगे 2 मछली का चिन्ह होता है और तीर कमान होता है, ठीक। तो इसको स्वीकार किया गया था 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में बात कर लें, ठीक है। जो जनप्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का क्या है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है जो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलाकर बनती है, ठीक है। विधानमंडल की व्यवस्था की गई है और ये विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलाकर बनती है, मिलकर के। अगर हम न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक में है ना। उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में। स्थापना कब हुई थी उच्च न्यायालय की इलाहाबाद में, 1866 में की गई। और अगर हम देखें तो 1869 में ये स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। हम न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 160। कितने, 160 यानी 160, ठीक है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो राजेश बिंदल, और ये कौवे मुख्य न्यायाधीश हैं 48 में। न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति कर देखें तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। हम लोकायुक्त की अगर हम देखें, बात करें लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम पारित 1975 में किया गया। कब किया गया, 1975 में। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र है ना। उत्तर प्रदेश
के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के अगर हम वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो ये हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। कौन? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। ठीक है, आइए अगर हम राज्य सूचना आयोग की बात करें तो राज्य सूचना आयोग का गठन देखें तो 14 सितंबर 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 को। ठीक है, अब देखिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा की हम बात करें तो 15 के अंतर्गत हुआ था। और ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम देखें वो तो ये कौन है? न्यायमूर्ति M.A. खान। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? न्यायमूर्ति M.A. खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष होता है। ठीक, मुख्य आयुक्त का जो सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कब होता है? 3 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र होने के पहले तक होता है उनका कार्यकाल, तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब हम राज्य मानवाधिकार देखें तो जो राज्य मानवाधिकार जो हुआ था इसका गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, मानवाधिकार आयोग का गठन। और अगर हम वर्तमान अध्यक्ष देखें मानवाधिकार आयोग का तो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण हैं। कौन है? बालकृष्ण मूर्ति नारायण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं राज्य महिला आयोग को। इसका गठन देखेंगे तो 26 अप्रैल 2013 को हुआ और यूपी राज्य महिला आयोग अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत? यूपी राज्य महिला आयोग 2013 अधिनियम के अंतर्गत। और हम इसके वर्तमान अध्यक्ष देखें तो विमला बाथम है। राज्य की अगर यूपी महिला जो आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष विमला बाथम। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या? विधायक निधि, ये क्या है समझते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की विधायक निधि की बात करें तो इसकी लागू जो तिथि है 1999 से लेकर के 1999। ठीक है, चलिए इस निधि के तहत विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को अपने विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों हेतु प्रत्येक वर्ष 1,50,00,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। कितनी? 1,50,00,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, आइए अब आगे इसमें समझते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो चौधरी नारायण सिंह। कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, उसके बाद हम महिला मुख्यमंत्री की बात करें प्रथम तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री मायावती। कौन? सुश्री मायावती। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही है महिला में? सुश्री मायावती। ठीक है, अगर हम प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कौन थी? वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बार राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी रहे हैं। और वर्तमान राज्यपाल की अगर हम बात करें तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ये स्वतंत्रता के बाद के हैं। ठीक है, अगर हम सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो जो रहे हैं ये आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी। ठीक है, चलिए आगे हम देखें तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो श्री हृदय नारायण दीक्षित। कौन? श्री हृदय नारायण दीक्षित। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? श्री रमेश यादव। कौन? श्री रमेश यादव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक करेक्शन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये है 2 बार टाइप हो गया है सेम, है ना। यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री
पुरुषोत्तम दास टंडन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका है सर्वाधिक बार, ये विधानसभा नहीं है, सर्वाधिक बार विधान परिषद अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविंद खेर हैं, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश का बने, हमने सब उसका जो भी बेसिक फैक्ट था हमने देखा कि राजकीय पशु पक्षी सारे देखे, उनका जो उत्तर प्रदेश का जो राजनीति है, जो न्याय है, ये हमने सब देखा। अब हम यहाँ से उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा जो भौगोलिक संरचना हमारे राज्य का उत्तर प्रदेश का, ये किस प्रकार से है, किस प्रकार का है, ठीक है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। भौगोलिक संरचना और जलवायु संक्षिप्त, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। उसके भौगोलिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसके आकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ये लंबवत है। लंबवत जैसे आपको मैंने यहाँ पे मैप में भी आपको दिखाया है, देख लीजिए मैप में इसका जो किस तरीके से लंबवत है, ये है ना, इसका जो आकार उत्तर प्रदेश का क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो यही है। चलिए उसका फिर हम आते हैं आगे। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की जो संरचना है और उसका आकार की हम बात करें तो लंबवत है। और ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर हम देखें तो 650 किलोमीटर है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। हम दक्षिण से उत्तर की इसकी चौड़ाई देखें तो 240 किलोमीटर। और हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें हम तो 24,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें इसके तो 7.33% है। ये आपको डाटा याद रखना है। आपको इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, ये तो मैक्सिमम बार देखेंगे तो ज़्यादा जो परसेंटेज होता है किसी भी नंबर का उसका पूछा जाता है, तो आपको इसका जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है कितना है ये आप देखिएगा तो 7.33, कितना, 7.33, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और भारतीय राज्य सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर हम देखें तो लखीमपुर खीरी, ठीक। जैसे अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश जो उसका क्षेत्रफल है ना, सभी राज्यों में तो ये अपना स्थान रखता है चौथा। लेकिन हम अगर जिला की बात करेंगे, सबसे क्षेत्रफल अधिक जो जिला है वो है आपका लखीमपुर खीरी। कितना किलोमीटर है, 7,680 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिला की हम बात करें तो हापुड़ है, ये कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आइए अब हमने उसका भौगोलिक स्वरूप देखा उत्तर प्रदेश का, उसका क्षेत्रफल के बारे में हमने बात किया, डिस्कस किया। अब हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीमावर्ती ज़िले हैं और कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं किसकी राज्य को टच करते हैं। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए सीमावर्ती राज्य अगर हम देखें तो टोटल हम उत्तर प्रदेश से तो 9 लगते हैं, कौन, इसमें से 8 राज्य हैं और एक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम सीमावर्ती देश की बात करें तो नेपाल है ना, नेपाल सटे है। और प्रदेश के नेपाल सीमा की जो लंबाई है वो 579 किलोमीटर है, ठीक। सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जो जिला है सोनभद्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ना, जो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, ये अगर आप देखेंगे तो सोनभद्र जिला 4 राज्यों को टच करता है, ठीक है ना। जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, ये 4 राज्यों को टच करता है, यानी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का स्पर्श करने वाला राज्यों का जो जिला है वो है सोनभद्र। और ये एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, इसको देखिएगा आप लोग। फिर देखिए 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, ये है ललितपुर, ठीक है। कौन है, ललितपुर। आप ध्यान से इसको देखते जाइए। और आप अगर हमको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्पीड हम इसको तेज़ बोल रहे हैं कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश के जलवायु की बात करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की पूरी संभावना है और बनते भी हैं आगे, जो इसके पहले जो परीक्षाएं हुई हैं। चलिए जलवायु यहाँ की किस प्रकार की उत्तर प्रदेश की, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएँ होती हैं, मार्च से जून,
ठीक है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और जो वर्षा ऋतु है वो जुलाई से अक्टूबर होती है। और शीत जो ऋतु है वो नवंबर से फरवरी होती है। हम इसमें देखें तो गर्म महीना कौन सा होता है उत्तर प्रदेश में, वो जून होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला अगर हम जिला देखें तो गोरखपुर है। और यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, 184.4 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ठीक है, अगर हम न्यूनतम वर्षा वाला जिला की बात करें तो कौन सा है, मथुरा। ठीक, कितना वर्षा होता है, 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अगर हम बात करें तो किस महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो होती है जुलाई। आपने ऊपर देखा कि सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, जून होता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला महीना उत्तर प्रदेश का कौन सा है, जुलाई। सबसे ठंडा महीना उत्तर प्रदेश का कौन सा है, जनवरी। कौन सा, जनवरी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम नदी तंत्र और झील सिंचाई व भूगर्भ की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर देखेंगे तो प्रमुख नदियों में से गंगा, यमुना, ठीक है, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ज़्यादा प्रदूषित जो होती है कन्नौज से वाराणसी तक। एक जो गंगा जो नदी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन कई बार ये बन चुका है कि जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ से कहाँ तो होती है, कन्नौज से वाराणसी तक गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो गंगा में सर्वाधिक BOD मिलता है कानपुर से प्रयागराज तक। कहाँ से, कानपुर से प्रयागराज तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को कंटिन्यू रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 900 किलोमीटर। कितनी, 900 किलोमीटर। अगर हम उत्तर प्रदेश की लंबी नदी की बात करें तो कौन सी नदी है, गंगा नदी। ठीक है, हम राज्यों में सर्वाधिक गंगा नदी तट वाला जिला अगर देखें तो बदायूं है। ठीक, राज्य में अगर हम सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला देखें कौन सा है, बदायूं। कितना है, 133 किलोमीटर। कितना, 133 किलोमीटर। वो बदायूं जो जिला है वो गंगा नदी के तट पर उसकी सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बहती है कितने जिलों से होकर के, टोटल 19 जिलों से होकर के। कितनी, 19 जिलों से होकर के यमुना नदी बहती है। ठीक है, आइए अब हमने नदी की बात करी। अब हम यहाँ पे झील और ताल कुंड की बात करते हैं, क्योंकि झीलों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे झीलों की हम बात करते हैं। तो झीलों हम पहला देखेंगे तो बखीरा झील है। बखीरा झील कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर में है। उसके बाद हम सूर सरोवर की बात करें तो आगरा में है। और जानते हैं आप जो सूर सरोवर जो आगरा में झील है, इसको रामसर साइट में भी दर्जा दे दिया गया है। कहाँ, इसको रामसर साइट में भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, रामसर साइट है ना, रामसर साइट में भी इसको दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, सूर सरोवर झील को। चलिए आगे देखते हैं हम। तीसरा है करेला झील, लखनऊ। रामगढ़ झील, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। इंतौजा झील है लखनऊ। कीठम झील आगरा। लिलौरी झील कहाँ है, बरेली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बेती झील कहाँ है, प्रतापगढ़ है। उसके बाद नैयाया झील कहाँ है, प्रतापगढ़। मोती झील रामपुर। गौर झील रामपुर। मुगताल रायबरेली। सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर। जीरगो जलाशय मिर्ज़ापुर। बरुआ सागर जलाशय झांसी में स्थित है। ठीक है, मदन सागर महोबा। राजा का बांध ये कहाँ है, राजा का बांध ये आपका है सुल्तानपुर। ठीक है, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। मोती झील कहाँ है, कानपुर शहर। टांडा दरी ताल कहाँ है, मिर्ज़ापुर। टांडा दरी ताल मिर्ज़ापुर। ठीक है, उसके बाद हम और आगे बात करें, इसको कंटिन्यू करें तो क्या है ये, विशैथा ताल कहाँ है, रायबरेली। ठीक है, शुक्रताल कहाँ है, मुजफ्फरपुर। लक्ष्मी ताल झांसी। देवरिया ताल कन्नौज। औधी ताल वाराणसी। दरवन झील अयोध्या। फुलहर झील पीलीभीत। दहर झील हरदोई। राधा कुंड मथुरा। सुरहा ताल कहाँ है, सुरहा ताल आपका कहाँ पड़ता है, सुरहा ताल आपका पड़ता है बरेली, यहाँ ये बलिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण, सुरहा ताल पे बहुत बार ये प्रश्न बन चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा ताल कहाँ है, शाहजहाँपुर। छितौरा झील कहाँ है, बहराइच। शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़। कहाँ, अलीगढ़।
ठीक है, तो ये थी झीलें। अब हम उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, उनका क्षेत्र कौन सा है, किस जिले में पाए जाते हैं, इसको देखते हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, आइए अब इसको हम देखते हैं कि राज्य खनिज विकास निगम स्थापना इसकी कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, 1974 में। कब की गई थी, 1974 में की गई थी, है ना। अब हम उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की बात करें और हम जिनके जिलों की बात करेंगे। देखिए इधर खनिज का नाम एक बॉक्स में है, एक बॉक्स में जिले का नाम है। तो हम इसमें देखें चूना पत्थर, चूना पत्थर किस जिले में उत्तर प्रदेश के मिलेगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। कोयला सिंगरौली में, सिंगरौली के लिए प्रसिद्ध, सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सिंगरौली कहाँ है, सोनभद्र में है। ठीक है, अगर हम बॉक्साइट की देखें तो बॉक्साइट रजगावा कहाँ है, बांदा और चंदौली। ठीक, बांदा और चंदौली, बांदा में पड़ता है राजगावा और चंदौली, बांदा चंदौली में ये क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। डोलोमाइट कहाँ है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली। ठीक है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटास लवण प्रयागराज चंदौली, एल्डूसाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र, सेलखड़ी हमीरपुर झांसी, पायराइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र, राग फास्फेट अगर हम आगे देखें तो राग फास्फेट बांदा ललितपुर, हीरा बांदा मिर्ज़ापुर, सोना सोनभद्र, शारदा और रामगढ़ के रेत। ठीक है, चलिए तांबा ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेटिनम ललितपुर, संगमरमर, संगमरमर की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र, एवेस्टेस मिर्ज़ापुर झांसी, जिप्सम हमीरपुर झांसी। ठीक है, और अगर हम सैंडस्टोन की बात करें तो मिर्ज़ापुर अहरौरा, कहाँ, मिर्ज़ापुर अहरौरा। ठीक है, मैग्नेसाइट की बात करें तो बांदा चंदौली, ग्रेफाइट की बात करें तो हमीरपुर चुनार, ग्रेनाइट कहाँ कहाँ मिलता है, बांदा ललितपुर और महोबा, फेलस्पार झांसी। ठीक है, फेलस्पार झांसी, चाइनो क्ले बांदा मिर्ज़ापुर सोनभद्र, फायर क्ले मिर्ज़ापुर सोनभद्र, पायरोफिलाइट हमीरपुर झांसी ललितपुर और महोबा। ठीक है, हमीरपुर झांसी ललितपुर व महोबा। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओकर या गेरू कहाँ किस जिले में है, बांदा में है। फिर बेराइट्स कहाँ मिलता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ठीक है, कहाँ, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये जो हमने फैक्ट अभी तक देखा ये खनिजों से संबंधित था। अगर हम उत्तर प्रदेश के नगरों की बात करें, है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के नगर के प्राचीन नाम कौन कौन से थे। तो प्राचीन नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखें तो लक्ष्मणपुर, इसका प्राचीन नाम, लखनऊ का जो प्राचीन नाम कौन सा था, लक्ष्मणपुर था या लखनपुर था। काशी प्राचीन नाम था किसका, वाराणसी का था। ठीक है, वाराणसी को प्राचीन टाइम में काशी के नाम से जानते थे। कानगुबज या नगर मदोश्री कन्नौज को जाना जाता था, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है, महोदश्री। क्या है, महोदश्री है। प्रयागराज इलाहाबाद, ये आपको भी पता है। गोरक्षनगर गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर का जो प्राचीन नाम था कौन सा था, गोरक्षनगर था। कुशीनगर का प्राचीन नाम कुशीनारा। ठीक है, आइए छत्र देखें तो रामनगर या बरेली का प्राचीन नाम था। मथुरा का जो प्राचीन नाम कौन सा था, मधुपरी। पिपरावा कपिलावस्तु या सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर का हम देखें तो प्राचीन नाम पिपरावा था। अयादसा अवध, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ऋषिपत्तन दिया हुआ है, सिंहपुर दिया हुआ है। तो ऋषिपत्तन और सिंहपुर किसका प्राचीन नाम था, सारनाथ का था, है ना। ब्रह्मचारिणी ये किसका प्राचीन नाम था, बरसाना का। बरसाना कहाँ है, मथुरा में है। ब्रह्मावर्त बिठूर, है ना। ब्रह्मावर्त जो नाम था प्राचीन वो बिठूर का था। बिठूर किस जिले में पड़ेगा आपका, तो बिठूर पड़ेगा आपका कानपुर में। ठीक है, उसके बाद है दान तीर्थ कहाँ है,
हस्तिनपुर, ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ में, यानी जो दान तीर्थ है जो प्राचीन नाम है वो हस्तिनापुर का प्राचीन नाम था जो मेरठ में पड़ता है। सुकर क्षेत्र किसका प्राचीन नाम था? सोरो का, कासगंज में स्थित है। श्रावस्ती जो प्राचीन नाम था किसका था? सहेट महेट श्रावस्ती में है, पड़ता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम्पिल दिया हुआ है, तो काम्पिल किसका प्राचीन नाम था? काम्पिल का था। तो काम्पिल किस राज्य में पड़ेगा, किस जिले में पड़ेगा? फर्रुखाबाद में। किस में? फर्रुखाबाद में। तो ये कुछ प्राचीन नाम रहे उत्तर प्रदेश के, जो भी इसके पहले प्राचीन नाम थे जो उनके ज़िले थे और जो शहर थे हमने उसमें देखा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और जनगणना 2011 की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी मान के चलिए आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस देने वाले हैं तो ये आपका जो जनगणना उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनगणना से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं स्टैटिक से, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। चलिए हम कुल जनसंख्या की बात करें राज्य की, तो 1998 12 3 4 1 यानी 341, मतलब हम यूँ देखें तो लगभग जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ की है उत्तर प्रदेश राज्य की, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की है? तो आपको ये डेटा याद रखना है। कितना प्रतिशत है? 16.51%, ठीक है। कुल देश की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, कुल देश की जनसंख्या की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 16.51%, ठीक। अगर हम कुल पुरुषों की देखें तो 10 44 80 510 है, जिसमें हम परसेंटेज की बात करेंगे। इसमें कुल जनसंख्या में जो पुरुषों की जनसंख्या है वो है 52.29%, ठीक। अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो 9 53 31 831, लेकिन हम प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे कुल महिला की कुल जनसंख्या में तो 47.71% है। कितनी? 47.71% है, ठीक है। देखिए विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में अगर हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो 5वां स्थान है, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम देखें भारत में तो कौन से स्थान पर है उत्तर प्रदेश? 4थे स्थान पर है, याद रखिएगा। और हम विश्व की जनसंख्या के स्थान पर देखें तो 5वें स्थान पर है, और ये आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनसंख्या से। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या के मामले किस देश को पीछे छोड़ा है? ब्राज़ील को, ठीक है। जनसंख्या के मामले में ये प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, राज्यों में। फिर पुरुष जनसंख्या के मामले में देखें तो प्रथम स्थान है, ठीक है, यानी जनसंख्या के मामले में पुरुषों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। महिला जनसंख्या मामले तो उसमें भी प्रथम स्थान है, महिला पुरुष यानी दोनों में, देखिए दोनों में है, बात कर रहे हैं ये दोनों में, ठीक। पुरुष जनसंख्या मामले में और महिला जनसंख्या मामले में दोनों में प्रथम स्थान रखता है। और जनसंख्या कुल जनसंख्या के मामले में ये जो राज्य है प्रथम स्थान रखता है, ठीक बात। और विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश का कौन स्थान है? 5वां स्थान है, ठीक। और मैं आपको यही तुरंत बताया हूँ कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखिए भारत के स्तर पर तो ये 4था राज्य है। कौन सा? 4था राज्य पड़ता है, ये 4था राज्य है। तो अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, सारा क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। ये राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की हम बात करें तो कौन है? प्रयागराज है। प्रयागराज में जो सर्वाधिक जिले हैं सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? महोबा, ठीक। सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला अगर देखेंगे तो महोबा है, और सबसे अधिक जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? प्रयागराज में। सबसे कम जिला जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का महोबा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, ठीक बात। चलिए तो ये हमने जनसंख्या जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो देखे। अब हम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, ठीक, कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो राज्य का घनत्व की अगर हम बात करें तो 839, और देश के राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में हम देखें तो इसका 9वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व के मामले में 9वां स्थान है, और टोटल जनघनत्व कितना उत्तर प्रदेश का? 829। कितना? 829 जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का। देखिए 2001 और 2011 के दौरान जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? 139 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है, 139 व्यक्ति। अधिकतम जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद, कितना है? 3971, ठीक है। अगर हम सबसे अधिक जनघनत्व देखें जिला उत्तर प्रदेश का वो है गाजियाबाद, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला की अगर हम बात करें तो ललितपुर है। कितना? 242,
कितना है 242। ललितपुर जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। हम साक्षरता दर की देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम देखें तो कुल जो साक्षरता दर है ये है 67.72%। कितनी 67.72%। साक्षरता दर के अनुसार देश में अगर हम स्थान देखें तो 29वां इसका स्थान है। पुरुषों में साक्षरता की बात करें तो 77.3% है। महिलाओं में कितना है 57.2%। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, कितना 80.12%। ठीक। न्यूनतम साक्षरता जिला की अगर बात करें तो श्रावस्ती है। कितना 46.74%। ठीक है। साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान अगर हम देखें तो 29वां है और पुरुष साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का हम स्थान देखें तो 29वां है। यहाँ थोड़ा सा कंफर्म करिएगा आप लोग। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है कि साक्षरता दर में अगर हम देखें, ठीक है, साक्षरता दर में देखें उत्तर प्रदेश का स्थान 29वां है। ठीक है, साक्षरता दर से मोबाइल पूछ रहा है और पुरुष साक्षरता दर की भी बात बोल रहा है, यानी साक्षरता दर का अगर हम प्रतिशत देखें तो 29वां स्थान और पुरुषों में जो साक्षरता है वो भी उस पर भी 29वां स्थान है। और महिला में अगर हम साक्षरता दर में बात करें तो इसका स्थान कितना है 31वां। कितना स्थान 31वां है। समझ रहे हैं आप। हम लिंगानुपात पे आते हैं। लिंगानुपात देखते हैं कितना उत्तर प्रदेश का 912। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश कितना है 912। अगर हम सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो जौनपुर का है 1024। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। कितना 851। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। देखिए यहाँ पे मिस्टेक नहीं करिएगा क्योंकि ये शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात में अंतर होता है। तो अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की शिशुओं की बात करेंगे तो जो जिला है वो है बलरामपुर और सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर बात करेंगे तो वो है जौनपुर। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बागपत। कौन सा, बागपत। तो आपने अभी देखा सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो है किस जिले में, बलरामपुर, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस में है, बागपत में है ना, बागपत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिंगानुपात के आधार पर अगर हम देखें तो जो लिंगानुपात का आधार हम देखें तो उत्तर प्रदेश का, चलिए अगर हम देखें तो जो नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो जनसंख्या था उत्तर प्रदेश का उसके बारे में हमने देखा, सारा डिटेल्स में देखा। और हम यहाँ पे अब देखते हैं जो हमारा अगला इसमें पॉइंट बन रहा है, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रामीण जनसंख्या हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की, हम इसमें डायरेक्ट हम प्रतिशत ही देखते हैं क्योंकि इतना नंबर आपके, इतना बड़ा नंबर जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये प्रतिशत ही पूछते हैं। तो 77 कितना है, 77.73%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की पूछ रही है। ठीक है, हम नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो 22.27%। यानी आप देख सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो ज़्यादा है और नगरीय जनसंख्या कम है। नगरीय जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश में, 22.27%। ठीक बात। चलिए 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो टोटल 12 हैं, है ना। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में जो स्थान है उत्तर प्रदेश का वो है 14वां। किसमें, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार में ये बात कर रहे हैं तो जो उत्तर प्रदेश का स्थान वो है 14वां। ठीक है, राज्य के सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले की बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और भदोही। तो वो ये आपको याद रखना है कि राज्य के सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व जिले की बात करें तो ये आपको, ये जो इनका जो क्रम है ये आपको याद रखना होता है और इस तरीके से ये क्रम पूछ लेते हैं। तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और भदोही। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की हम बात करें तो महोबा, हमीरपुर, सोनभद्र और ललितपुर। ठीक है, राज्य की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखें तो कितनी है, कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20.02% है। राज्य का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले अगर हम जिले की बात करें तो इसमें है आपका कौन कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कौन कौन सा है इसमें, गौतम बुद्ध नगर है
और गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच। ठीक है, ये 10 की वृद्धि वाले ज़िले हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। राज्य का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले ज़िले देख लें हम तो फतेहपुर, बागपत, हमीरपुर और कानपुर नगर। ठीक, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले ज़िले फतेहपुर, बागपत, हमीरपुर, कानपुर नगर। अब हम अनुसूचित जातियों यानी एसटी की जो कास्ट है उनके बारे में बात करें, उनकी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। तो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अगर हम राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश ही है, बिल्कुल सही। फिर राज्य की कुल जनसंख्या हम देखें, उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जातियां हैं कितनी हैं, 20.69%। ठीक है, राज्य की अनुसूचित जाति की अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो 907 है। कितनी, 907। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का लिंगानुपात वाला जिला हम देखें तो आजमगढ़ है। कितना, 1021। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला देखें तो कौन है, सीतापुर। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ हैं, वो है सीतापुर। न्यूनतम अनुसूचित जिला वाला जिला कौन सा है आपका, बागपत, है ना। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाला जिला है वो है सीतापुर और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, बागपत। ठीक है, चलिए अब हम धर्म जो है धार्मिक आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो UPPCS के लोग हैं जिनको देना है वो तो स्पेशली इसको देखेंगे, क्योंकि स्पेशल जो UPPCS वाले वो थोड़ा सा घुमाते हैं, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो हिंदू की अगर हम बात करें जो प्रतिशत है वो कितना है, 79 यानी 79.73% है। मुस्लिम की देखें तो 19.26% है। सिख का देखें तो 0.232% है। ईसाई का देखें तो 0.18% है और जैन की बात करें तो 0.11% है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर देखें तो जो यहाँ पे हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अगर क्रम से आपसे पूछे तो कैसे करेंगे, तो जो आप देख रहे हैं यही आपका क्रम होना चाहिए, है ना, ये आपका क्रम होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये आपका क्या है, बड़े से छोटे का क्रम आपका होना चाहिए, क्योंकि जैन जो है वो आपके सबसे लास्ट में कितना है, 0.11%। चलिए उसके बाद देखिए हम बौद्ध का जो प्रतिशत है कितना है, 0.1%। उसके बाद अन्य में देखें तो अन्य में 0.01% हो गए। ठीक है, चलिए अब हम योजना पे आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। योजना का नाम है एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप ये जो एक जिला एक उत्पाद स्पेशली अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने बिल्कुल करंट बेसिस पे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का अलग एक वीडियो बनाया हुआ है, आप स्पेशली उसको वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप यूपी स्पेशल जो हमारा देख रहे हैं जीके, इसमें हमने यहाँ पर भी इंक्लूड किया हुआ है, आप यहाँ पर भी कंप्लीट इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। कब ये शुरू हुआ था, 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था। और किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, MSME के द्वारा। ठीक है, MSME के द्वारा लघु एवं माध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग। उद्देश्य क्या है, जिले के छोटे माध्यम और परंपरागत उद्योग का विकास करना था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं उत्पाद उन जिलों के। तो देखिए पहले हम आगरा की बात करेंगे तो चमड़ा उत्पाद के लिए फेमस है। आप साथ में तस्वीर भी देख सकते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़ को देखें तो ताले और हार्डवेयर के लिए है ना, शामिल किया गया है। आजमगढ़ में कौन सी शामिल किया गया है उसके उत्पाद को, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। ठीक है, उसके बाद अम्बेडकर नगर की बात करें तो वस्त्र उत्पाद। ठीक है, अमेठी की बात करें तो मूंज उत्पाद, यहाँ पे आप फिगर भी देखते रहिएगा। उसके बाद अमरोहा की बात करें तो वाद्य यंत्र ढोलक, देखिए यहाँ पे ढोलक का फिगर भी बनाया गया है ना। औरैया की बात करें दूध प्रसंस्करण देसी घी, यहाँ पे देखिए फिगर। आपको बता दें इससे बेहतर कंटेंट आपको हम देखें तो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इस पर हमने बहुत ही रिसर्च किया हुआ है, मेहनत किया हुआ है, तो इस तरीके से आपसे पूरा कवर यहाँ पर हो जाएगा आपका सारा फैक्ट। अयोध्या को देखें तो यहाँ पर क्या है, गुड़ आप तो जानते ही हैं,
उसके बाद बदायूं का जो उत्पाद है कौन सा है, जरदोजी उत्पाद है। फिर बागपत की बात करें तो होम फर्निशिंग है, यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं। बहराइच की बात करें तो गेहूं डंठल उत्पाद, देखिए गेहूं डंठल उत्पाद है बहराइच का। उसके बाद बलिया की बात करें तो बिंदी उत्पाद है, बलिया जो है उसका जो मेन उत्पाद है कौन सा है, बिंदी उत्पाद, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बलरामपुर देखें तो खाद्य प्रसंस्करण मुख्य रूप से जो कौन सा है, दाल है ना। ये उसके बाद हम बांदा को देखें तो सस्तर पत्थर शिल्प है बांदा का, ठीक है। उसके बाद हम बाराबंकी की बात करें तो वस्त्र उत्पाद, बाराबंकी वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है। उसके बाद हम बरेली को देखें तो वहाँ का जो उत्पाद है ये है जरदोजी, ठीक है, बरेली का जरी दरदोजी। उसके बाद बस्ती, फिर काष्ठकला के देखिए जो यहाँ पर काष्ठकला की कलाकृतियाँ की गई हैं, ठीक है। भदोही कालीन दर्रा है ना। फिर बिजनौर काष्ठकला। उसके बाद हम देखें तो बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद के लिए। उसके बाद चंदौली जरी दरदोजी उत्पाद के लिए। उसके बाद फर्रुखाबाद, हम फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो फर्रुखाबाद जिला ये किसके लिए, बेड शीट और आयरन फैब्रिकेशन कैटर्स, ठीक है। फतेहपुर किसके लिए, चादर के लिए, है ना। उसके बाद फिरोजाबाद कौन सा उत्पाद है इसका, कांच के उत्पाद हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर ये रेडीमेड गारमेंट के लिए वहाँ का उत्पाद है, फेमस है। उसका चित्रकूट का क्या है, ये लकड़ी के खिलौने, देखिए यहाँ पर लकड़ी खिलौने बनाए गए हैं, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। देवरिया सजावट के सामान, ठीक है। उसका इटावा वस्त्र उद्योग के लिए है, वहाँ पे उसके उत्पाद के लिए फेमस है। एटा क्या है, घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद के लिए, ठीक है। चलिए गाजीपुर जूट वाला हैंगिंग। उसके बाद हम हापुड़ की बात करते हैं तो ये होम फर्निशिंग के लिए फेमस है। उसके बाद हरदोई जो है वो हैंडलूम के लिए फेमस है। फिर हाथरस हींग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हाथरस हींग वहाँ का उत्पाद है हाथरस का। उसके बाद जलावन का उत्पाद कौन सा है, हस्तनिर्मित कागज़ कला, ठीक है, हस्तनिर्मित कागज़ कला। जौनपुर का कौन सा है, ऊनी कालीन, ठीक है, जौनपुर का ऊनी कालीन है। गाजियाबाद का कौन सा है, अभियांत्रिकी सामग्री, कौन सा उत्पाद है, अभियांत्रिकी सामग्री है। गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण दाल मक्का, देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, तमाम तरह की दाल है वहाँ पे फिगर में, ठीक है। गोरखपुर किसके लिए, टेराकोटा, देखिए टेराकोटे की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सामान दिख रहा है आपको। हमीरपुर जूते के लिए, देखिए अभी कितने जूते सारे चप्पल हैं यहाँ पे, है ना। हमीरपुर, अब दूसरा चप्पल लेना हो हमीरपुर जाइएगा। झांसी सॉफ्ट टॉयज, देखिए यहाँ पे बंदर वाला फिगर दिखाई दे रहा है ना, बंदर वाला फिगर है, ऐसे आप इसको शॉर्टकट बना सकते हैं। बंदर वाला फिगर, बंदर वाला चित्र कहाँ बनाया जाता है, झांसी में बनाया जाता है, सॉफ्ट टॉयज, ठीक है। उसके बाद कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण के लिए, जो कौशाम्बी है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है, स्पेशली केला के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर ये किसके लिए, केला फाइबर एवं केला उत्पाद के लिए, ठीक है। चलिए लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प के लिए, है ना। उसके बाद हम देखें तो ललितपुर ये है जरी सिल्क साड़ी, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ललितपुर जरी सिल्क साड़ी। उसके बाद लखनऊ की बात करें तो चिकनकारी एवं जरदोजी, है ना। चलिए कन्नौज इत्र के लिए फेमस, आप देख रहे हैं इत्र वो सेंट होता है, परफ्यूम वो लगाते हैं, है ना। उसके बाद कानपुर देहात ये एल्युमिनियम बर्तन और प्लास्टिक उत्पाद वहाँ पर उसके लिए फेमस है, ठीक है। चलिए कानपुर नगर जो है चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। फिर कासगंज जो है जरी दरदोजी के लिए, है ना। और महाराजगंज की बात करें तो आप जो महाराजगंज है ये फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज मूज उत्पाद एवं फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, मूज उत्पाद एवं फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। महोबा गौरा पत्थर और धातु शिल्प के लिए, ठीक है। चलिए मैनपुरी की हम बात करें तो तरकस कला और वस्त्र सिलाई कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है ये, है ना। उसके बाद हम मथुरा की बात करें तो सैनिटरी फिटिंग, है ना, मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए। मऊ वस्त्र उत्पाद के लिए, ठीक है। मेरठ खेल की सामग्री के लिए है। मिर्ज़ापुर जो है कालीन के लिए है। उसके बाद हम देखें तो जो मुरादाबाद है ये है धातु शिल्प के लिए फेमस है, ठीक है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो गुड़ के लिए फेमस है। और अगर हम
देखें तो पीलीभीत ये किसके लिए, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम प्रतापगढ़ का बात करें तो ये किसके लिए, आंवला के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। फिर रायबरेली की हम बात करें तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद रामपुर जो है ये जरी पैच वर्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सहारनपुर ये लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद संभल और हान अस्थि, ठीक है। फिर संत कबीर नगर ये ब्रासवेयर और होजरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए शाहजहाँपुर की अगर हम बात करें तो ये जरी दरदोजी, ठीक है। शाहजहाँपुर जो है जरी दरदोजी के लिए प्रसिद्ध है ना। उसके बाद हम शामली की बात करें तो लौह कला के लिए प्रसिद्ध है। श्रावस्ती की बात करें तो जनजातीय शिल्प और फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर की देखें तो खाद्य प्रसंस्करण की स्पेशली चावल, काला नमक के जो चावल उसके लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर कौन किसके लिए, दरी के लिए, देखिए दरी यहाँ पर उसके फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो सुल्तानपुर ये मूंज उत्पाद, आयरन एवं स्टील फैब्रिकेशन, ठीक है। फिर वाराणसी की बात करें तो बनारसी रेशम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और सोनभद्र की बात करें तो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम उन्नाव की बात करें तो जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP था, ये पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और निश्चित रूप से यहाँ से भी आपका एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय जो गायन वादन है उस पर, ठीक है। चलिए प्राचीन काल में रचित भरत मुनि नाट्यशास्त्र उत्तर भारत के संगीत की ये बाइबल है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम महाप्रभु वल्लभाचार्य ने देखें तो मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया था, ठीक है। किसने, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय का स्थापना किया। विठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्ट कवियों की स्थापना की। किसने, विठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्ट कवियों की स्थापना की। अष्ट छाप में जो शामिल कवि थे सूरदास थे, नंददास, परमानंद दास थे, फिर कुंभन दास थे, फिर चतुर्भुज दास, छित स्वामी और गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास। ये इन सभी कवियों को क्या कहा जाता था, अष्ट छाप के कवि माने जाते थे ये। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। किस संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के। कौन प्रवर्तक थे, स्वामी हरिदास। और इन्होंने क्या था, जो रचना की थी उन्हें श्री केलीमाल तथा अष्टदश पदों की रचना किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। स्वामी हरिदास ने तानसेन की दीपक राग, बैजू बावरा के मेघ राग तथा गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्धि शक्ति दी थी, है ना। अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण किया था, ठीक है। बोंदू खां बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का प्रवर्तक किया। बोंदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस वाज घराने का जो ये प्रवर्तन किया था। उसके बाद आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है, ठीक है। क्या है, आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है ना। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। आगरा घराने के अद्वितीय गायक उस्ताद फैयाज खान थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आगरा घराने के जो अद्वितीय गायक कौन थे, उस्ताद फैयाज खान थे, ठीक है। कौन, उस्ताद फैयाज खान। उसके बाद अगर हम बात देखें तो आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायक सुजान खान ने किया था। अगर हम आगरा घराने की उत्पत्ति देखें तो एक अकबर के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था सुजान खां, उन्होंने उसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। सहारनपुर घराने की अगर हम बात करें तो जो सहारनपुर जो घराना है उनका जो अगर देखें तो उपाधि किसको दी गई थी, बहराम खां पंडित को, ठीक है। सहारनपुर घराने के जो बहराम खां पंडित को उपाधि दी गई थी, ठीक है। आइए अब उत्तर प्रदेश के हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। वाराणसी की सितारा देवी और अलखनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया था, ठीक है। कहाँ की थी, बनारस की थी। कौन, सितारा देवी और अलखनंदा देवी कथक नृत्य में ख्याति प्राप्त किया था। किसमें, कथक नृत्य में। बस आपको इसको याद रखना है,
फिर वायलिन वादन में हम देखें तो श्रीमती एन राजम, शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सितार वादन में पंडित रविशंकर, राज भजन सिंह, उस्ताद मुस्तफ़ा खां अली, और उसके साथ साथ अगर हम नृत्य में देखें तो नृत्य में उदय शंकर एवं गिपी कृष्ण ने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। ठीक है, नृत्य की कथक शैली हम देखें तो उत्तर प्रदेश की देन है। ठीक है, जो नृत्य की जो कथक शैली है वो उत्तर प्रदेश की देन है। ठीक है, विदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने कथक शैली को नई दिशा दी थी। यानी ये लोग कथक शैली से संबंधित थे। कौन कौन थे? बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो अगर हम उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य देखें तो चारकूला एक घड़ा लोक नृत्य है और जो ब्रजभूमि लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चारकूला ये है कौन सी लोक नृत्य है? ये घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि लोक नृत्य के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, चारकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। ठीक है, चारकुला नृत्य में क्या होता है? सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को हम रख करके, जैसे लोग को जो चारकुला नृत्य करते हैं एक पहिया होता है, उस पहिए पे ये क्या करते हैं? अपने सिर पर घड़ा रखेंगे और घड़ा को लेकर के चलते, घड़ा गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है उत्तर प्रदेश का चारकुला। पाई डंडा नृत्य या बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो पाई डंडा जो नृत्य वो कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। ठीक है, राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य, इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का ये मयूर नृत्य होता है और इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो शेरा नृत्य यह बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिले के लिए लोकप्रिय है और यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदायों के युवा लड़के लड़कियों द्वारा हाथ डंडा लेकर किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में फसल को काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा आशीर्वाद ली जाती है। ठीक है, दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है ना। अब दो समूह के मध्य प्रतियोगी स्वरूप गायन को अगर हम देखें तो उसको क्या कहते हैं? ख्याल कहते हैं। दो समूह के मध्य जो प्रतियोगी गायन होता है उसे क्या कहते हैं? ख्याल कहते हैं। ठीक है, क्या? ख्याल। कार्तिक गीत नृत्य की अगर हम बात करें तो प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है और कार्तिक गीत नृत्य की अगर हम देखें तो श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध का ये वर्णन होता है। कौन? कार्तिक गीत नृत्य। ठीक है, चलिए हम धोबिया राग की बात करें तो नृत्य प्रदेश की धोबी जाति द्वारा किया जाता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा नृत्य है। कर्मा जो नृत्य ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में कोल जनजातियों के स्त्री और पुरुषों द्वारा ये संयुक्त रूप से किया जाता है। तो ये हमने देखा नृत्य से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य की बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम देखें तो सबसे प्रचलित जो लोक नृत्य ये है नाटक। ठीक है, नौटंकी है जो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य की हम बात करें तो क्या है? ये नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर-अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय किया जाता है। रामलीला में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का मंचन किया जाता है। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश के लोकगीत को देखते हैं कौन कौन से हैं। बिरहा है, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भृतृहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख ये हैं लोकगीत हैं। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा। ठीक है, और पूरन भक्त है ना। उसके बाद हम देखें तो रागिनी, ढोला, स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ठीक है, रागिनी, ढोला, स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये कौन से हैं? ये प्रमुख लोक गीत हैं। ठीक है, उसके बाद लावड़ी, बहतारविल उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र के ये लोकगीत हैं। ठीक है, रुहेलखंड क्षेत्र के। आगे बढ़िए, अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों और महोत्सव की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग
2250 मेले आयोजित किए जाते हैं और सर्वाधिक जो मेला देखें तो मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, आगरा और फतेहपुर में होते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा, वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है ना। उसके बाद देखें तो आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 16 कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर एकदम से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। आप PCS 2020 का उठा करके देखेंगे पेपर तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। 16 कुल उत्सव के बारे में तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 16 कुल का जो उत्सव वो आयोजन उसका कहाँ होता है, आगरा में होता है। क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो वो है 16 कुल। और 16 कुल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में होता है, तो वो है आगरा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लठमार होली का जो आयोजन है वो बरसाना में किया जाता है, यानी मथुरा में। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा जो मेला अगर आप देखें तो जो मेला है वो है कुंभ मेला। कहाँ लगता है, इलाहाबाद में लगता है। और ये जो कुंभ मेला आप देखेंगे तो प्रति जो है 12 वर्ष के बाद, और अर्ध जो कुंभ है ये 6 वर्ष के बाद आयोजित होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो दादरी के पशु मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में किया जाता है। इलाहाबाद में प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम हरिदास जयंती समारोह ध्रुपद मेला और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष होता है और श्रेष्ठ संगीतज्ञ इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की लोक बोलियों की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बोली जो है वो है भोजपुरी है। कहाँ कहाँ बोली जाती है अगर हम देखें तो पहले आगे हम देखते हैं। तो ये आपने ये जाना कि सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बात जो भाषा वो भोजपुरी है। अगर हम आगे देखें तो पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि क्षेत्रों में ये खड़ी भाषा बोली जाती है। यानी खड़ी भाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैज़ाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, लखनऊ, अमेठी, इलाहाबाद आदि क्षेत्रों में अवध बोली जाती है। और यानी जो अवध बोली है यह कहाँ, फैज़ाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, लखनऊ और अवध इलाहाबाद क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो ब्रज बोली है, ब्रज बोली का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली। ठीक है। कन्नौज भाषा की अगर बोली की हम बात करें तो कन्नौजी भाषा की बात करें तो कन्नौज, इटावा, औरैया और कानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद देखें तो कन्नौजी भाषा और ब्रज भाषा में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप, कन्नौजी भाषा ब्रज भाषा काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। और उसके बाद हम बुंदेली भाषा की बात करें जो बोली है ये है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और चित्रकूट में होता है, बोली जाती है भाषा। ठीक है। उसके बाद देखें तो प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है या उपबोली या बोली कौन सी है, बघेली। ठीक है। बघेली प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है। चलिए उत्तर प्रदेश में लगने वाले हम मेलों की बात करें, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, और मेला से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। ठीक है। आपके एग्जाम में ये मेलों से संबंधित जो क्वेश्चन ये है पूछा जाता है। चलिए आगे हम मेला पे, ठीक है। देखिए रामनवमी मेला अगर हम देखें तो ये है अयोध्या में आयोजित किया जाता है। शंखभरी देवी मेला ये है सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो गोविंद सागर अम्बेडकर नगर में, राम बारात आगरा। ठीक है। फिर खिचड़ी मेला गोरखपुर में होता है। श्रवणी मेला ये फर्रुखाबाद में होता है। सोरो मेला कहाँ होता है, कासगंज में होता है। उसके बाद रामनगरिया मेला जो है फर्रुखाबाद में होता है। रामायण मेला चित्रकूट में होता है। कैलाश मेला आगरा में होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो परिक्रमा मेला ये कहाँ होता है, अयोध्या में होता है। ठीक। कबीर मेला कहाँ होता है, मगहर में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। कालिंजर मेला बांदा
बल सुंदरी देवी मेला कहाँ होता है? अनूप शहर में होता है। ठीक है। गोकर्णनाथ मेला कहाँ होता है? लखीमपुर खीरी। ढाई घाट मेला कहाँ होता है? शाहजहाँपुर। मनकपुर मेला कहाँ होता है? फर्रुखाबाद में होता है। इसके बाद देखिए तो देवा मेला कहाँ है? बाराबंकी। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ है। बहुत महत्वपूर्ण, देखिएगा नौचंदी मेला। गढ़क मतेश्वर मेला हापुड़ में। कुंभ मेला प्रयागराज में। ठीक है। उसके बाद हम बटेश्वर मेला की बात करें तो आगरा में होता है। नैमिषारण्य मेला सीतापुर में होता है। कांपिल्य मेला कहाँ? बांदा में। ठीक है। फिर हम सैयद सलार मेला की बात करें तो बहराइच। देवछठ मेला कहाँ? मथुरा। नवरात्रि मेला आगरा। और गोविंद साहब मेला कहाँ? और तलैया यानी आजमगढ़। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के उपनाम की अगर हम बात देखें, ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन के शहरों के कौन से उपनाम हैं, तो जो इलाहाबाद का उपनाम देखें शहर का तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ राज या अमरूद नगरी कहा जाता है। गाजियाबाद का जो उपनाम क्या है? छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नोएडा को देखें तो उत्तर प्रदेश का क्या इसे नोएडा को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है। कानपुर को चर्मनगर, उसके बाद उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक। गोरखपुर को क्या कहते हैं? गोरखधाम, नाथनगर या गीता प्रेस नगर के उपनाम से गोरखपुर जाना जाता है। ठीक है। मलिहाबाद आमों का नगर कहा जाता है। प्रतापगढ़ को आंवले की नगरी कहा जाता है। ठीक है। अयोध्या को राम जन्मभूमि या रामनगर कहा जाता है। शुक्रताल को भागवत कथा नगर कहा जाता है। उसके बाद नैमिषारण्य को 30,000 तीर्थों का स्थान, 88,000 ऋषियों का तपोभूमि कहा जाता है। मेरठ को क्रांति नगर या कैंची नगर कहा जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर। ठीक है। खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को। और इत्र नगरी कन्नौज। गाजीपुर देखें तो काशी की बहन कहा जाता है। आगरा को क्या कहते हैं? ताज नगरी या पेठा नगर कहा जाता है। आप आगरा जाइएगा तो आगरा का पेठा जरूर खाइएगा, है ना। संडीला लड्डू नगरी होता है। ठीक है। और फिरोज़ाबाद अगर हम देखें तो इसका जो उपनाम है चूड़ी नगर या सुहागन नगरी कहा जाता है। रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। रामपुर का चाकू का आप नाम सुने होंगे, रामपुर का चाकू। चंदौली धान का कटोरा उपनाम है। हाथरस का उपनाम क्या है? हींग और गुलाल नगरी कहा जाता है हाथरस को। मथुरा को क्या कहते हैं? पांडवों का नगर या नगरी, कृष्ण नगर नगरी या पेड़ा नगर कहा जाता है मथुरा को। अलीगढ़ तालाब नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को। ठीक है। उसके बाद सोनभद्र को देखें तो सोनाचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बरेली को क्या कहते हैं? सुरमा नगरी कहते हैं। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाफत शहर। ठीक। मुरादाबाद को क्या कहते हैं? पीतल नगर या बर्तनों का शहर। जौनपुर को सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। वाराणसी को शिवनगरी, घाटों का नगर, मुक्त क्षेत्र या विश्वनाथ नगरी कहा जाता है। ठीक है। आइए अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं। ठीक है। तुलसीदास को देखते हैं। पहले अगर हम तुलसीदास का जन्म देखें तो चित्रकूट के नगर राजपुर ग्राम में हुआ था, है ना। इसके बचपन का नाम इनके क्या था? रमबोला था, है ना। और अगर हम नरहरिदास इनके देखें तो जो गुरु थे, ठीक है। और रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, श्री राम सतसई आदि इनकी रचनाएं थीं। सूरदास की बात करें तो सूरदास का जो जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? सूरदास के वल्लभाचार्य थे। और इन्होंने सूर सागर, साहित्य लहरी या सूर सारावली इनकी प्रमुख रचनाएं जिनकी उन्होंने रचनाएं की थी। ठीक। हमने निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं। इनका पूरा नाम जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। और इनका जन्म देखें तो 1238 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो के शिष्य थे। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के शिष्य कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था उत्तर प्रदेश के, है ना। अब अमीर खुसरो ने शेख निजामुद्दीन औलिया थे, औलिया को दिलों का हकीम कहा था, है ना। वे बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सूफी मत के प्रचार में लगाया। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। किसको? निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हम रैदास को देखें तो रैदास जो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है। और रामानंद के 12 शिष्यों में से ये एक थे, यानी रैदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। क्या नाम था?
रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, उन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की और बानी नाम से कुछ छंदों की रचना की। ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ था? वाराणसी में। ठीक, अब जियाउद्दीन बर्नी की हम बात करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत कालीन इतिहासकार बुलंदशहर ज़िले में इसका निवासी था। और अगर देखें तो फतवा है जहांगीरी या तारीख़ फिरोज शाही इसकी प्रमुख कृति है। और तारीख़ फिरोज शाही से अगर देखें तो 1265 से 1358 तक सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी अगर हम देखें तो ये किस ज़िले का निवासी था? बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर। ठीक है, टोडरमल की बात करते हैं। तो टोडरमल को देखें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर ज़िले में हुआ था। और ये अकबर के प्रधानमंत्री थे। 10 साला बंदोबस्त की उन्होंने शुरुआत करी थी। अबुल फजल को देखते हैं। अबुल फजल को हम बात करें तो इनका जो 1550 में आगरा में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था शेख मुबारक खां था। वे शेख फैजी के छोटे भाई थे। और अबुल फजल ने अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा, आईन अकबरी की प्रमुख की रचनाएँ की हैं। ये तुर्की, फारसी, संस्कृत और अरबी हिंदी के विद्वान थे। ठीक है, उसके बाद हम कबीरदास को देखते हैं। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके लालन पालन जुलाहा दंपति नीरुल नीमा द्वारा किया गया था। इनके गुरु का नाम क्या था? कबीरदास के रामानंद। रैमनी, शबद, साखी इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। ठीक है, अब हम बाण भट्ट को देखते हैं। बाण भट्ट एक महान कवि और विद्वान, जो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इतिहास में चर्चित थे बहुत ज़्यादा। ये उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी ग्रंथ की रचना की थी। और तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चला था उनके ग्रंथों से। समकालीन इतिहास को जानने के लिए ग्रंथ प्रमादी महत्वपूर्ण स्रोत है। और कन्नौज निवासी इस विद्वान की प्रशंसा चीनी यात्री हेनसांग ने की थी। ठीक है, तो ये कहाँ के निवासी थे? बाण भट्ट कन्नौज के। चलिए बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं। शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां का जन्म अगर हम देखें तो बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव नामक गांव में हुआ था। परंतु इनके बचपन जो वाराणसी में बीता था। ठीक है, इनका बचपन कहाँ बीता? वाराणसी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। ठीक, साथ ही साथ इनकी जो शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कार्य क्षेत्र वाराणसी में ही हुई थी। और 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली लाल किले पर प्रदर्शन करने का गौरव प्राप्त हुआ। और 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और हम अमीर खुसरो की बात करते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म देखें तो 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये सर्वश्रेष्ठ कवि थे किस भाषा के? फारसी भाषा के। ठीक, ये प्रथम ऐसे भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी सांटों तथा मुहावरों का प्रयोग किया। उन्होंने सितार तबले का आविष्कार भी किया। और ये ख्याल गायकी के जन्मदाता इनको माना जाता है। इसलिए इनको तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, चलिए पंडित मदन मोहन मालवीय को देखते हैं। इनका जन्म देखें तो 1861 में इलाहाबाद में हुआ था। और 1902 में संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए थे। और 1910 से 20 तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे। और द्वितीय गोल सम्मेलन में उन्होंने भाग भी लिया था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर मशहूर सितार वादक, देखिए याद रखिएगा आप, जो रविशंकर थे पंडित मशहूर सितार वादक थे। और ये 7 अप्रैल फिल्म, जो ये 7 अप्रैल का जो जन्म हुआ था। और फिल्म देखिए ये अप्पू टाइलाजी हेतु संगीत निर्माण किया था इन्होंने। और उसके साथ साथ सन 1986 से 1992 और 1920 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। 1944 ईस्वी में इन्होंने सत्यजीत रे तक की राजभाषा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 बार उन्हें देखें तो ग्रैमी अवार्ड 1999 ईस्वी में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं।
1857 की क्रांति में उन्होंने झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व प्रदान किया और महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी। इनके बचपन का नाम क्या था? मनु था। और बेगम अगर हम देखें तो अजीजन बेगम लखनऊ की एक नर्तकी ने सन 1857 के विद्रोह में नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों के विरुद्ध महिलाओं को संगठित किया था। ठीक है। बेगम हजरत महल की बात करें तो यह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की विधवा बेगम महल ने 1857 के विद्रोह में अपने ने नाबालिग पुत्र वीरजी सिंह कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है। चलिए अब चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म देखेंगे तो 23 जुलाई 1906 को उन्नाव में हुआ था। ठीक है। उन्होंने 14 वर्ष की अल्पायु में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरे जाने के बाद उन्होंने स्वयं को गोली से मारकर शहीद कर लिया था। चौधरी चरण सिंह की हम बात करें तो 1902 को पश्चिम उत्तर प्रदेश के नूरुपुर यानी हापुड़ में उनका जन्म हुआ था चौधरी चरण सिंह का। और ये भारत के किसान राजनेता और 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अगर हम देखें तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला था। ठीक है। आइए अब हम वन्य विहार की बात करते हैं। वन्य जीव विहार की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो हम चंद्रा वन्य जीव विहार की बात करें तो स्थान कहाँ है? चंदौली में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 87 वर्ग किलोमीटर। और स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखें तो किशनपुर वन्य जीव विहार, इसका स्थान कहाँ है? लखीमपुर खीरी। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 227 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में। ठीक है। तीसरा हमारा है कतरनिया वन्य जीव विहार, इसकी स्थान कहाँ है? बहराइच में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 410 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई? 1976। ठीक। रानीपुर वन्य जीव जो विहार वो कहाँ है? बांदा में। क्षेत्रफल कितना? 230 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977। ठीक है। उसके बाद स्वामी महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, स्थान ललितपुर। क्षेत्रफल 5.40 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977। ठीक है। चंबल वन्य जीव विहार स्थान देखें तो आगरा इटावा। क्षेत्रफल 635 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कहाँ हुई थी? 1979 में हुई थी। ठीक है। कैमूर वन्य जीव विहार, स्थान कहाँ? मिर्ज़ापुर सोनभद्र। क्षेत्रफल 510। स्थापना 1982। ठीक है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फरपुर नगर। उसके बाद क्षेत्रफल 2073। और देखें तो ये स्थापना कब हुई थी? 1986। सोगी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज, स्थान क्षेत्रफल 428। स्थापना 1987। ठीक है। सोहेलाव वन्य जीव विहार, स्थान बहराइच गोंडा। और जो क्षेत्रफल देखें 452 और स्थापना 1987। ठीक है। कछवा वन्य जीव विहार वाराणसी स्थान है। क्षेत्रफल क्या? 7 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1989 में हुआ था। ठीक है। अगर हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व वो पीलीभीत में है। क्षेत्रफल कितना? 1079। और स्थापना कब हुई थी पीलीभीत टाइगर की? 2008 में हुई थी। चलिए अब हमने वन्य जीव विहार के बारे में देखा। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की बात करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पक्षी विहार हैं ये कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। ठीक है। आइए, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? जनपद में उन्नाव में। स्थापना वर्ष क्या है इसका? 1984। क्षेत्रफल 2.25। ठीक है, 2.25। चलिए, समसपुर पक्षी विहार जनपद रायबरेली। स्थापना 1987। क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। लाख बहोसी पक्षी विहार जनपद कन्नौज।
उसके बाद स्थापना वर्ष 1988। क्षेत्रफल कितना है? 80.23%। कितना? 23%। पटना पश्चिम विहार कहाँ? जनपद एटा में। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल क्या है? 1.11 किलोमीटर है। विजय सागर पश्चिम विहार है, ये कहाँ है? जनपद महोबा में है। स्थापना वर्ष 1990। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2.26%, 226 किलोमीटर है। पार्वती आरंग पश्चिम विहार कहाँ? जनपद गोंडा में। स्थापना वर्ष 1999। क्षेत्रफल कितना? 10.85%। सामंत पश्चिम विहार जनपद मैनपुरी। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल कितना है? 5.2 किलोमीटर। ठीक है। ओखला पश्चिम विहार किस जनपद में? गौतम बुद्ध नगर है। स्थापना वर्ष 1990। और क्षेत्रफल की बात करें तो 4 किलोमीटर है। ठीक। बखिरा पश्चिम विहार जनपद संत कबीर नगर। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल 29। सांडी पश्चिम विहार कहाँ है? हरदोई में है। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। सूरसरोवर पश्चिम विहार जनपद आगरा। स्थापना 1991 और क्षेत्रफल 4.1 किलोमीटर। इसके बाद सुराताल पश्चिम विहार कहाँ है? बलिया में है। स्थापना 1991 में है। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 34.13 किलोमीटर है। भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में। स्थापना वर्ष कहाँ है? 2003 में हुआ था। और जो क्षेत्रफल कितना है? 4.2 किलोमीटर है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थानों की हम बात कर लेते हैं, है ना। शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का महत्वपूर्ण देखें तो स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 69.72% है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 79.2% और महिला जो है 5.26% है। कुल साक्षरता दृष्टि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो 29वां स्थान है। और पुरुष साक्षरता दर के मामले में प्रदेश का 28वां स्थान और महिला में 31वां स्थान है। ठीक। तो आपको यह स्थान पता रखना है। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली कोठारी आयोग की संस्तुति पर आधारित है, इसको याद रखिएगा आप लोग। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासकों ने 1858 में मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के तहत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की। 1921 में एक अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा को अलग करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। सन 1972 में निदेशालय की प्राथमिक माध्यमिक उच्च स्तर शिक्षा विभक्त किया गया। सन 1981 में राज्य शिक्षित अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद संस्थान या 1985 में राज्य बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। प्रदेश में 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचने के पूर्व 2 वर्ष इंटरमीडिएट शिक्षा का प्रावधान किया गया था, है ना। स्वतंत्रता के पूर्व हम देखें तो राज्य में केवल 5 विश्वविद्यालय और 16 महाविद्यालय संचालित थे, जिनकी जनसंख्या वर्तमान में कितना है? 3 एवं 2040 हो गई, यानी 30 जो है विश्वविद्यालय हो गए हैं और महाविद्यालय की संख्या तो 2040 हो गई है वर्तमान में। ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना देखिए तो 1887 में हुआ था, लेकिन 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसे दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है। प्रदेश में तकनीकी प्राविधिक चिकित्सा शिक्षा जो समुचित व्यवस्था किया गया है। हम शोध संस्थान की बात करें इसके तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ है। नेशनल बायो टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ है? लखनऊ है। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट लखनऊ, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916। ठीक है। ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1921 और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989। ठीक है। अब प्रादेशिक हम बात करते हैं प्रादेशिक विश्वविद्यालय की। तो जो प्रादेशिक विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय 1927। ठीक है। ये जो दिया है स्थापना वर्ष है इसका। दीनदयाल हम उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो 1957। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। ठीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 और महात्मा गांधी
जो काशी विद्यापीठ है वो बनारस में 1974। ठीक है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बात करें झांसी 1975, महात्मा ज्योति फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। ठीक है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा 2002 में स्थापित किया गया। उसके बाद मान्य श्री काशीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ 2010। ठीक है। अब हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1974, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो है फैजाबाद में है 1974, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2004। उसके बाद हम चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करें तो छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ 2004, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ 2001, महामाया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नोएडा 2010। ठीक। विधि विश्वविद्यालय की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2005, डीम्ड विश्वविद्यालय दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षा संस्थान दयालबाग आगरा 1981, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली 1983। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी 1989, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी इलाहाबाद 2000, फिर भारत खांडे म्यूजियम इंस्टीट्यूट लखनऊ 2000, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद 2000, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद 2000, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ 2002। उसके बाद देखें तो संतोष यूनिवर्सिटी गाजियाबाद 2004, शोभित विश्वविद्यालय 2005 मेरठ में, पुनर्वास विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ 2008। ठीक है। अगर हम मुक्त विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये है इलाहाबाद 2004 में। ठीक है। और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। इसके बाद हम पंडित दयाल सिंह पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करें तो कहाँ ये मथुरा में है 2001। ठीक है। निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो कितने हैं, जैसे जगत गुरु रामचंद्र भाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001, उत्तर प्रदेश महर्षि महेश योगी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ 2001, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ 2004, एनटीयू विश्वविद्यालय नोएडा और मंगल